मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि होम्योपैथिक चिकित्सा जटिल बीमारियों के लिए सबसे बेहतर चिकित्सा प्रणाली क्यों है। होम्योपैथी चिकित्सा की ओर व्यक्ति तब आता है, मरीज तब आता है जब वो पूर्व में दूसरी सभी चिकित्सा प्रणालियों का प्रयोग कर चुका होता है। जैसे मैं बात करूं अगर बोन मैरो डिसऑर्डर्स की, बोन मैरो हमारे रीढ़ के हड्डी में होता है। हमारा बोन मैरो का काम है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करना। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, ब्लड के बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल्स है। आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना, लंग से टिश्यू तक लेकर के जाना, और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग तक ले आना और बाहर करना। ऐसे ही डब्ल्यूबीसी का काम है कि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज पैदा करना और शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना ताकि दूसरी बीमारियों से बचा सके। इसी प्रकार से अगर मैं प्लेटलेट्स की बात करूं तो प्लेटलेट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक कण होता है। प्लेटलेट्स क्या करता है कि शरीर में से ब्लीडिंग होने से रोकता है। नॉर्मल जो प्लेटलेट होता है वो 1.5 लाख से 4 लाख तक होता है। अगर शरीर में प्लेटलेट कम होने लगता है तो कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। आप लोगों को जो पता है उसमें यह पता है कि डेंगू जब बीमारी हो जाती है तो प्लेटलेट कम हो जाता है। कई बार पेशेंट्स आते हैं डेंगू का रिपोर्ट लेकर के, या उनको एक बार डेंगू हो जाता है तो उसके बाद अगली बार उनका फिर से प्लेटलेट कम होने लगता है। ये बिल्कुल सही बात है, डेंगू वन ऑफ द रीजन कि जिससे आपका प्लेटलेट कम होने लगता है। लेकिन इसके अलावा भी कई सारी बीमारियां हैं जिसमें लोगों का प्लेटलेट कम हो जाता है। इसी का मिला जुला एक नाम है आईटीपी, इसी का और एक नाम है एमडीएस। इस तरीके से कई सारे सिनोनिम्स हैं, लेकिन परेशानी जो होती है उसमें प्लेटलेट की कमी हो जाती है। इसी तरीके से पैनसाइटोपेनिया एक बीमारी है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों सेल कम हो जाते हैं। अगर तीनों सेल कम हो गए तो पैनसाइटोपेनिया हो गया, अगर केवल प्लेटलेट हो गया, अगर केवल प्लेटलेट कम हुआ तो अप्लास्टिक एनीमिया हो गया। अप्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट्स जब तक होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है। पेशेंट हमको बताते हैं कि वो एटीजी लगवा लिए होते हैं। कई बार पेशेंट हमको बताते हैं कि वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, उसके बाद भी उनकी समस्या ठीक नहीं होती है, तब वो लोग होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चाहे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो, किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग हो, चाहे वो ब्लीडिंग पाइल्स हो, चाहे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो, चाहे फिर यूरिन में ब्लड आ रहा हो, हेमाचूरिया हो, चाहे आपके थूक में ब्लड आ रहा हो, कुछ लोग बोलते हैं कि गम्स में ब्लीडिंग होती है, टीथ में ब्लीडिंग होती है, या फिर खांसी में ब्लड आ जाता है, हिमोप्टेसिस बोलते हैं, उल्टी में ब्लड आ जाता है, हेमेटोमेसिस बोलते हैं। तो इस तरीके की जो भी आपकी शिकायत है उसको दूर करने के लिए होम्योपैथी ट्रीटमेंट सबसे बेहतर ट्रीटमेंट है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को अपनाएं और ब्लीडिंग होने से रोकें, या ब्लड के जो भी सेल्स के डिसऑर्डर्स हैं उसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरीके की और जो दूसरी बीमारियां हैं, जो हेरिडिटी डिसीजेज हैं, जिसमें सिकल सेल एनीमिया है, थैलासीमिया है, ये जो बीमारियां हैं हेरिडिटी की होती हैं, इसमें अभी और कार्य करना बाकी है हमारे लिए। थैलासीमिया और सिकल सेल एनीमिया के मरीज को बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हम उनको क्या कर सकते हैं कि जो जल्दी जल्दी ब्लड चढ़ाना पड़ता है उसको हम थोड़ा डिलेट करा सकते हैं। जो बार बार बीमार हो जाते हैं, अगर आपके शरीर में ब्लड कम हो जाएगा या आरबीसी कम हो जाएगा या प्लेटलेट कम हो जाएगा तो आपको क्या लगेगा, थकान लगेगी, कमजोरी लगेगा, और आप अपना नियमित कार्य जो है वो नहीं कर पाएंगे, सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे, दौड़ नहीं सकेंगे। तो यदि आपको सामान्य अवस्था में इस तरह की कोई परेशानी हो रही है कि जिसमें आपको चलने में पहले से ज्यादा थकान महसूस हो रही है, सीढ़ी चढ़ने में आपका दम भर रहा है, सांस फूल रहा है, तो आपको किसी चिकित्सक से मिलना चाहिए। यदि आपने किसी भी बीमारी के लिए जांच कराने गए और आपका जो हीमोग्लोबिन है वो 5-6 ग्राम आ गया तो आपको तुरंत हेमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए या फिर फिजिशियन को दिखाना चाहिए। और बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है तो आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट अपनाना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपको आरबीसी कम हो रहा है, डब्ल्यूबीसी कम हो रहा है या प्लेटलेट कम हो रहा है तो आपको तुरंत होम्योपैथी चिकित्सक से मिल करके होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर मैं मेरी बात करूं तो हम लोग यहाँ पर जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम लोग 50 मिलीस्मोल पोटेंसी की होम्योपैथिक दवाइयाँ यूज कर रहे हैं, जिससे बहुत जल्दी लोगों को इसमें बेनिफिट हो रहा है। मेरे पास अप्लास्टिक एनीमिया के पूरे देश भर से पेशेंट आते हैं, इवन देश के बाहर से भी पेशेंट आते हैं।
सारे एम्स, पीजीआई और सीएमसी वैल्यूज से भी पेशेंट आते हैं, उनको होम्योपैथिक दवाइयों से काफी राहत मिला। कई पेशेंट तो ऐसे हैं जिनकी पूर्व में जो दवाई चल रही थी वो भी बंद हो गई और होम्योपैथी दवाई भी बंद हो गई थी और अब वो पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं दूसरी असाध्य बीमारी की बात करूं तो जो उम्र बढ़ जाने के साथ पुरुषों की बीमारी है, जैसे मैं अप्लास्टिक एनीमिया की बात कर रहा था, तो अप्लास्टिक एनीमिया किसी उम्र की या किसी पर्टिकुलर सेक्स की बीमारी नहीं है। अप्लास्टिक एनीमिया बच्चों को भी हो सकती है, बुजुर्गों को भी हो सकती है, जवान को भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं प्रोस्टेट की बात करूं तो प्रोस्टेट मेल जो 45 ईयर्स के ऊपर के हो जाते हैं उनका प्रोस्टेट बढ़ने लगता है। जैसे जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने लगेगी तो उनकी यूरिन जो है वो कम होती चली जाएगी। यूरिन का जो रास्ता है उस पर दबाव आ जाएगा और उसके कारण यूरिन कम होने लगेगी। कई बार प्रोस्टेट बढ़ने के कारण उनको धीरे धीरे पीएसए बढ़ने लगता है और प्रोस्टेट कैंसर की ओर चला जाता है, तो उनमें पेशाब में उनको ब्लीडिंग होने लगती है। कई बार पेशाब में जलन होता है, पेशाब में दर्द होता है और पेशाब में इन्फेक्शन के कारण, जिसको यूरिन इन्फेक्शन या यूटीआई बोलते हैं, मरीज को बहुत कमजोरी लगती है, थकान लगता है, बुखार लगता है। तो अगर बुखार, कमजोरी के साथ आपको पेशाब में परेशानी हो रही है या फिर आपको दिन में कई बार पेशाब जाना पड़ रहा है, जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं थोड़ा ओल्ड एज के आते हैं, 50 साल, 55 साल, 60 साल, 70 साल के, वो लोग बताते हैं कि रात को सोने के बाद उनको रात भर में हर एक एक घंटे में पेशाब के लिए उठना पड़ता है। अगर हर एक एक घंटे में कोई व्यक्ति पेशाब के लिए उठेगा तो उसकी नींद नहीं पूरी होगी और नींद नहीं पूरी होने से उसका डाइजेशन पूरा नहीं होगा, दिन भर वो सुस्ती, कमजोरी लगी रहेगी, इससे और ज्यादा बीमार हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अगर पेशाब की परेशानी हो रही है तो यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए या फिर होम्योपैथी डॉक्टर से मिल करके इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। आप क्या इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं? आप करा सकते हैं सोनोग्राफी करा सकते हैं, यूरिन टेस्ट करा सकते हैं और ब्लड में रीनल प्रोफाइल करा सकते हैं। जैसे मैंने ब्लड की बीमारी के लिए बताया कि आप सीबीसी करा सकते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स देख सकते हैं। अगर उसमें खराबी आती है तो आप बोन मैरो टेस्ट के लिए भी जा सकते हैं। कई लोग हमारे पास आते हैं वो बोन मैरो टेस्ट करा के ही आते हैं। इसी तरीके से अगर मैं प्रोस्टेट की बीमारी के लिए बात करूं तो प्रोस्टेट की बीमारी में भी लोग इन्वेस्टिगेशन करा के ही आते हैं, वो सोनोग्राफी करा करके आते हैं जिसमें उनकी प्रोस्टेट की साइज बड़ी होती है, या पीवीआर पोस्ट वाइड यूरिन होता है वो काफी ज्यादा आता है। तो लोग बताते हैं हमको और जब हम उनको होम्योपैथिक दवाई देते हैं 15 दिन, महीने भर या 1.5 महीने, उसके बाद वापस जब सोनोग्राफी कराते हैं तो उसमें उनकी प्रोस्टेट की साइज भी कम हो जाती है और पीवीआर कम हो जाता है। तो मतलब यदि होम्योपैथिक दवाइयों से आपको आराम होगा तो आपको फिजिकली तो अच्छा लगेगा ही, इन्वेस्टिगेशन में भी आपके फर्क दिखेगा। जैसे हम लोग प्लेटलेट पे कराते हैं, प्लेटलेट लोग लेकर के आते हैं हमारे पास अप्लास्टिक एनीमिया में 2000, 4000, 6000, 10,000 ऐसा प्लेटलेट्स लेकर के आते हैं, जबकि नॉर्मल 1.5 लाख होता है। हम जब उनको दवाई देते हैं तो 2 महीने 3 महीने बाद उनका यही प्लेटलेट 10,000 या 5,000 से बढ़ करके 40,000, 50,000 हो जाता है और धीरे धीरे लगभग साल 1.5 साल में वो प्लेटलेट नॉर्मल हो जाता है और धीरे धीरे दवाई की मात्रा कम हो जाती है। तो होम्योपैथिक तरीके से यदि आप ठीक हो रहे हैं तो धीरे धीरे आप वापस नॉर्मल की ओर आएंगे, हेल्थ की ओर आएंगे। WHO ने जो हेल्थ को डिफाइन किया है उसमें WHO का कहना है कि हेल्थ इज द बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोशली। मतलब आपको फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग होना चाहिए, तब आप नॉर्मल हैं। यदि आप अपने पड़ोसी के बारे में अच्छा नहीं सोचते तो आप नॉर्मल नहीं है, आप मेंटली इल हैं। यदि आप चलने में थकान आ जाती है, आप फिजिकली इल है। अगर आपको नींद नहीं आती, आप मेंटली इल है। अगर आपको इसी तरीके से मतलब आपको मेंटली भी स्वस्थ होना चाहिए, फिजिकली भी स्वस्थ होना चाहिए और सोसाइटी के प्रति जो हमारा दायित्व है उसको भी हमको सोचना चाहिए। वो होता है हेल्दी। हेल्थ का डेफिनेशन मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति हर किसी के बारे में अच्छा सोचे, अच्छा करे, वही नॉर्मल व्यक्ति होता है। तो अगर आप होम्योपैथिक दवाई लेते हैं तो आप बीमारी होने से पहले जैसा थे वैसा हो जाएंगे। कई बार युवा वर्ग आता है, उनके पेरेंट्स हमारे पास लेकर के आते हैं बच्चों को कि ये बच्चा डिप्रेशन में चला गया। बच्चा डिप्रेशन में चला गया, क्यों? कारण क्या है? बहुत छोटी सी कारण। उसका पीएमटी में 4 बार नहीं हुआ तो वो डिप्रेशन में चला गया, उसका नीट में नहीं हुआ तो वो डिप्रेशन में चला गया, उसका एआईटी में नहीं हुआ तो वो डिप्रेशन में चला गया। मतलब इस उम्र में जो 15 साल से 25 साल का उम्र है उसमें बच्चों को, पेरेंट्स को समझाने की जरूरत है। ये डिप्रेशन में जाने की उम्र नहीं है, ये तो नया करने की उम्र है। तो होम्योपैथिक दवाई अगर इस उम्र को दिया जाए तो वो अच्छा सोचेगा, अच्छा करेगा,
फेलियर कोई परेशानी नहीं है। एक बार अगर आप फेल होते हैं, दोबारा आप परीक्षा दे सकते हैं, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। कई बार अभी मैं टीवी पे देख रहा था, एक आईपीएस अधिकारी ने बताया कि उसने 5 बार एग्जाम दिया और 5वीं बार में उसको सफलता मिली। तो असफलता, एक बार फेल हो जाने का मतलब असफलता नहीं होती है। अगर मैं नेताओं की बात करूं तो वो लोग हारने के बाद भी कई बार चुनाव लड़ते हैं और जीत के आते हैं, तो डिप्रेशन में नहीं चले जाते हैं या जीवन लीला को समाप्त नहीं कर लेते हैं। तो इस तरीके की जो परेशानी है उसको होम्योपैथिक दवाई देकर के हम ठीक कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं कि वो एंटी डिप्रेशन चालू कर देते हैं और उससे बच्चा या मरीज सिडेशन में चला जाता है। तो मैं कहता हूं कि सिडेशन के बजाय आप ऐसी दवाई प्रयोग करें जो आपको एनर्जी लाए। अगर आप इसी तरीके से, यदि मैं बात करूं एलर्जिक राइनाइटिस या साइनोसाइटिस की, या फिर जिनको बार बार सर्दी जुकाम बुखार होते रहता है, उनके यहाँ पे ये जो साइनसेस है, यहाँ पे सूजन आ जाता है, साइनोसाइटिस हो जाता है, ये सूजन के कारण उनको सिर में दर्द होने लगता है। और यही अगर साइनसेस कान तक चले जाते हैं तो कई बार कान से भी पानी आने लगता है या कान से सुनाई कम आने लगता है। तो ये जो समस्याएं हैं, ये जो परेशानियां हैं, ये बार बार ऑपरेशन, साइनस का ऑपरेशन कराने के बाद भी ठीक नहीं होता है। मेरे पास पेशेंट आते हैं 2 बार 3 बार साइनस का ऑपरेशन करा लिया, फिर भी उनकी परेशानी ठीक नहीं होती है। तो ये होम्योपैथी से ठीक हो सकती है। होम्योपैथी में ऐसी कई सारी दवाइयां हैं जो टाइम ड्यूरेशन के आधार पर है। अगर आपको सुबह ज्यादा सर्दी लगती है, सुबह ज्यादा छींक आती है, उसके लिए अलग दवाई है। शाम को ज्यादा सर्दी लगती है, शाम को ज्यादा छींक होती है, उसके लिए अलग दवाई है। अगर आपको रात को 12 बजे या 2 बजे ही सर्दी आती है, छींक होती है, उसके लिए अलग दवाई है। तो होम्योपैथिक चिकित्सा को आप अपनाइए और आपकी जो परेशानी है उसको आप होम्योपैथिक चिकित्सक से पूरा डिस्कस करिए। आप ये मत सोचिए कि उसके काम का है या नहीं है, आप उसको सारी चीज बताइए। वो जब देखेगा, समझेगा, तो आपको उसके लक्षणों के आधार पर ट्रीटमेंट डिसाइड करेगा। कई बार क्या होता है, पेशेंट हमसे आकर के बहस करते हैं, बोलते हैं कि होम्योपैथी में इन्वेस्टिगेशन की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है दोस्तों, होम्योपैथी में भी इन्वेस्टिगेशन कराने की पूरी आवश्यकता है। ये इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तभी तो हम ये जान पाएंगे कि बीमारी का स्टेज क्या है, बीमारी कितना बढ़ी हुई। जैसे पथरी के पेशेंट आते हैं, किडनी में मान लीजिए आपको पथरी हो गई, तो किडनी में पथरी की साइज 5 mm है, 8 mm है, 10 mm है, 15 mm है, 25 mm है। उसके आधार पर ट्रीटमेंट डिसाइड होगा। वो पथरी की साइज बिना एक्सरे या बिना सोनोग्राफी के कैसे पता चलेगा? हम सोनोग्राफी लिखते हैं, पेशेंट बोलता है कि होम्योपैथी तो लक्षणों पर आधारित चिकित्सा प्रणाली है। बिल्कुल सही बात है, लक्षणों के आधारित ही चिकित्सा प्रणाली है, लेकिन लक्षण क्या होते हैं? लक्षण, जो सिम्टम्स होते हैं, वो इंटरनल इसेंस ऑफ द डिसीज होता है। आपके शरीर के अंदर जो चल रहा है, जो बीमारी के कारण हुआ है, वही लक्षणों में हमको आता है। लक्षणों को प्रमाणित करने के लिए हमको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर डोजेज डिसाइड होता है। जैसे मैं सिंपल बुखार की बात करूं, तो यदि आपको बुखार 99, 100 या 101 है, तो आप क्या करेंगे? एक प्रोसिन खाएंगे या एक एंटीपायरेटिक दवाई लेंगे और आप काम पे चले जाएंगे। लेकिन यही बुखार अगर आपका 103 डिग्री है, तब आप क्या करेंगे? आप डॉक्टर को दिखाएंगे, वो बहुत सारी दवाई लिखेगा और आप दवाई लेंगे। अगर यही बुखार 105 डिग्री है, तब आप क्या करेंगे? आपको अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा, बहुत सारा इंजेक्शन लेना पड़ेगा, टैबलेट लेना पड़ेगा, दवाइयां लेना पड़ेगा और अस्पताल में रुक करके ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर को हेल्प करता है, चिकित्सा प्रणाली को हेल्प करता है। इन्वेस्टिगेशन से हम ये जान सकते हैं स्टेज ऑफ डिसीज क्या है, उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि उसको कितना दवाई की जरूरत है, कितने दिन दवाई की जरूरत है, उससे कोर्स डिसाइड होता है और डोजेज डिसाइड होता है। इसी तरीके से मैं अगर बात करूं कैंसर के काफी सारे मरीज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। होम्योपैथी ट्रीटमेंट में मरीज जो आता है वो अक्सर लास्ट स्टेज में आता है, जब वो कैंसर के लिए ऑपरेशन करा चुका होता है, रेडियोथेरेपी करा चुका होता है और कीमोथेरेपी करा चुका है। वापस उसको जब बीमारी होती है, तब उसी डॉक्टर के पास जाता है जो ऑपरेशन किया है, तो वो देखने से मना कर देता है या वो बोलते हैं कि अब हमने जो करना था वो तो कर दिया, अब आगे आपकी किस्मत, या आप योग करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए। सब लोग हमारे पास होम्योपैथी चिकित्सा के लिए आते हैं, तो हम लोग उसको होम्योपैथी चिकित्सा से उनकी बची हुई लाइफ में, जिंदगी में और कैसे बेहतर वो जी सकें, कैसे रह सकें बिना परेशानी के, बिना दर्द के, उसके लिए काफी हेल्प करते हैं। तो प्रोस्टेट कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, कोई भी परेशानी हो, आप उसके लिए होम्योपैथी को बतौर चिकित्सा प्रणाली यूज कर सकते हैं। होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बहुत सेफ है लेने में। जिनको शुगर रहता है उनको हम लोग डिस्टिल वाटर में दवाई देते हैं, तो शुगर का पेशेंट भी होम्योपैथी ट्रीटमेंट आसानी से ले सकता है। और बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा होता है, बच्चों को खाने में मीठी गोलियां बहुत टेस्टी होती हैं,
तो आप किसी भी उम्र में किसी भी बीमारी के लिए होम्योपैथी ट्रीटमेंट को अपना सकते हैं।